Hello friends, welcome to my channel. So today my topic is anti-angina drugs. So first of all, we will discuss about the angina. Angina is the disease that are caused by the imbalance of oxygen supply and oxygen demand. When the oxygen supply and oxygen demand is imbalanced, then this disease is known as angina pectoris. So first of all, introduction. Angina pectoris is characterized by sudden severe pressing chest pain or heaviness radiating to the neck, jaw, back and arms. It is often associated with diaphoresis, tachypnea and nausea. Angina is caused by coronary flow that is insufficient to meet oxygen demand of the myocardium. जो एंजाइना होता है उसमें होता क्या है एंजाइना में ऐसा होता है कि जो हमारे हार्ट है ना उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन डिमांड है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इम्बैलेंस हो जाती है। मतलब जो प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे हार्ट तक जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे हमारी आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, उनमें जो है वो कोई रप्चर हो जाता है या फिर लिपिड की फॉर्मेशन हो जाती है, उसका नैरो साइज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है। अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। जब वो इम्बैलेंस हो जाएगी उसकी वजह से चेस्ट पेन होगी, उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियस। अब एंजाइना कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। फर्स्ट है एंजाइना स्टेबल एंजाइना, ये सबसे कॉमन होती है। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना, उसके बाद है प्रिंजमेंटल एंजाइना, उसको हम बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना। Attacks are predictably provoked by exercise, emotion. It lasts for several seconds and subsides on rest. तो जो स्टेबल एंजाइना है उसमें जो है वो अटैक जो है वो तब आएगा जब या तो पेशेंट कोई पर्सन जो है एक्सरसाइज कर रहा होगा या फिर इमोशनली होगा, ये कुछ सेकंड के लिए होगा, और ये जो है वो रेस्ट में भी आ सकता है। जो अटैक होगा वो रेस्ट में भी आ सकता है। Next is stable indicates the reproducible nature of the angina. The same activity at the same intensity faithfully produce symptoms. तो जो स्टेबल एंजाइना है वो जो है वो रेस्ट में भी हो सकती है, उसका अटैक जो है वो रेस्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। Unstable angina is characterized by recurrent attack of angina. It occurs with minimal excursion. It is precipitated due to combination of atherosclerotic plaque, platelet aggregations at ruptured plaque and vasospasm. तो जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो उसका मतलब काउजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से काउज हो सकते हैं जिनकी वजह से होता है। तो जो अनस्टेबल एंजाइना का अटैक्स आता है उसके रीजन हो सकते हैं हमारे एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाग हो सकता है, जैसे लिपिड की फॉर्मेशन होगी हमारे ब्लड वेसल्स में, या फिर कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से जो है ब्लड जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है। और अगर हमारी कोई रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से वैसोस्पाज्म होता है, उसकी वजह से जो है वो अनस्टेबल एंजाइना होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना। This is a relatively uncommon pattern of myocardial ischemia, usually occurring at rest or during sleep and often in young individuals. तो ये जो है वो यंग जो पर्सन है उनमें जो होने के चांसेस होते हैं इसके, वो है वेरिएंट एंजाइना, और ये जो है वो स्लीप में भी आ सकती है और रेस्ट में भी हो सकता है इसका जो अटैक है। It is induced by coronary artery vasospasm. It is generally respond promptly to vasodilators. तो इसमें जो है वो वैसोस्पाज्म होता है, आर्टरी जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें वैसोस्पाज्म होता है, उसकी वजह से जो है वो होती है वेरिएंट एंजाइना। तो नेक्स्ट है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, तो उनको हम बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। फर्स्ट है हमारी नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में हमारी आती है ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर में हमारी आती है एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारी आती है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन,
नेक्स्ट है पोटाशियम चैनल ओपनर। तो पोटाशियम चैनल ओपनर में हमारी आती है निकोरेंडिल। तो ये है ड्रग यूज इन अंजाइना पेक्टोरियस। वैसोडाइलेटर्स यूज होते हैं, कार्डियक डिप्रेसेंट यूज होते हैं, अदर ड्रग्स में हमारी आती है मेटाबॉलिज्म मॉडिफाई और कार्डियक डिप्रेसेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गए, बीटा ब्लॉकर्स आ गए, ये सारे मैंने आपको पहले बता दिए। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो है वो they are they act directly on all the smooth muscles of the body and relax them. Nitrate release nitric oxide, which is a powerful muscle relaxant, most prominent in the vascular smooth muscle, that is walls of arteries and veins. तो जो हमारी वेन्स होती हैं उनके अंदर जो है वो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है और ये उनको रिलैक्स करता है, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। Action of nitrates, तो effect on smooth muscles, redistribution of coronary flow, afterload reduction, preload reduction में help करता है nitrates। preload reduction में nitroglycerin relax vascular smooth muscles and dilate both arterial and venous vessel। तो ये जो है वो dilate करेगा arteries और veins को। next है dilation of veins is more prominent than dilation of arteries, resulting in peripheral pooling of bloods and decrease venous return, decrease preload। तो जो हमारी नाइट्रोग्लिसरीन है वो करेगी डिक्रीज प्रीलोड को। नेक्स्ट है आफ्टरलोड रिडक्शन। नाइट्रेट्स आल्सो प्रोड्यूस सम आर्ट्रियोलर डायलेशन, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस और उसके बाद करेगा रिडक्शन ऑफ आफ्टरलोड। तो आफ्टरलोड को भी ये रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो। डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। जो डायलेशन, अगर कोई भी जैसे ड्रग है अगर वो डायलेशन करती है कोरोनरी आर्टरीज की, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रॉपरली फ्लो करेगा अगर कोई इसको डायलेट होती है कोई भी हमारी आर्टरी। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन अदर स्मूथ मसल्स। तो जो हमारे अदर स्मूथ मसल है उनके ऊपर क्या है इफेक्ट होगा हमारी नाइट्रोग्लिसरीन का। तो फर्स्ट है रिलैक्स द ब्रोंकाइज, biliary tract, esophagus muscles, also dilate cutaneous vessels and meningeal vessels। नेक्स्ट है अवेलेबल फॉर्म्स, मतलब जो हमारी नाइट्रोग्लिसरीन है वो कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट होती हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, ट्रांसलिंगुअल स्प्रे भी हैं, ट्रांसम्यूकोजल टैबलेट है और इंट्रावीनस इंजेक्शन भी है। ये इसका बताया गया है कि ये स्प्रे है और कैसे कैसे जो है मतलब नाइट्रोग्लिसरीन की स्प्रे है जो हम यूज करते हैं एंजाइना में। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। तो फर्स्ट है नाइट्रेट्स का क्या है थेराप्यूटिक यूजेस। एंजाइना पेक्टोरियस में यूज करेंगे हम नाइट्रेट्स, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में यूज करेंगे, नेक्स्ट है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में यूज करेंगे, नेक्स्ट है बिलियरी कोलिक, उसके बाद है साइनाइड पॉइजनिंग, उसके बाद है इजोफेगल स्पाज्म। तो ये दिया गया है कि चार्ट है, इसमें बताया ये कौन कौन सी प्रेपरेशंस है, जैसे स्प्रे है, कैप्सूल है, ट्रांसडर्मल पैच है, कितनी कितनी उसकी डोज हम देते हैं, कौन सा रूट से देते हैं और ड्यूरेशन क्या है और ट्रेड नेम क्या क्या है इनके। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट है हेडेक, फ्लैशिंग, हाइपोटेंशन, डिजीनेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी, सीवियर एनीमिया, इंक्रीज, नेक्स्ट इंक्रीज आईसीपी। उसके बाद है सेरिब्रल हेमोरेज जो है वो, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आते हैं। नेक्स्ट है आइसोसोरवाइड्स। आइसोसोरवाइड जो है वो मोनो नाइट्रेट और डाइनाइट्रेट जो है वो दोनों यूज करते हैं हम एंजाइना में। तो isosorbide is a nitrate like nitroglycerin. It is used for treatment and preventing angina. It is not used to treat hypertension. It given sublingual or per oral. नेक्स्ट है डोज एंड रूट। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट की डोज जो है वो 20 to 40 mg देते हैं ओरली, जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है उसकी देते हैं 5 to 10 mg सबलिंगुअली और ओरली। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे ड्रग्स यूज होते हैं विरापामिल, फेडिक्रीन, दिल्टियाज़ैम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर blocks the entry of calcium ion into the smooth and cardiac muscles,
that can decrease the intracellular calcium and cause smooth muscle relaxation. And when they can cause the smooth muscle relaxation, that can cause the vasodilation. तो इसमें जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसका काम क्या है, जो कैल्शियम आयन होंगे, जो कैल्शियम आयन की जो एंट्री है उसको ब्लॉक कर देंगे। उसकी वजह से जो है वो स्मूथ और कार्डियक मसल जो होंगे उनकी रिलैक्सेशन हो जाएगी। अगर उनकी रिलैक्सेशन होगी तो वैसो डायलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में हमारा आता है नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया, एंकल एडीमिया, और कुछ ओकेजनली हैं जैसे हो सकते हैं कभी कभी, तो उनको उसमें हमारा आता है हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर में हमारी आती है, बीटा ब्लॉकर जो है वो हमारे एक्ट करते हैं, जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं कार्डियक मसल्स में, उनमें एक्ट करते हैं और ये ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे बीटा रिसेप्टर हैं। उनको रिसेप्टर को जो भी ब्लॉक कर देंगे तो डिक्रीज द वर्क ऑफ हार्ट, डिक्रीज O2 कंजप्शन, जो हार्ट है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कंजप्शन नहीं करेगा, मतलब कम कर देगा। उसकी वजह से जो है वो इंक्रीज हो जाएगी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। ड्रग्स कौन कौन सी यूज करते हैं हम, वो है अटीनोलोल और मेटोप्रोलोल। एडवर्स इफेक्ट इनके हाइपोटेंशन, डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन है हार्ट ब्लॉक, पल्मोनरी एडीमा, कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ओपनर। तो पोटाशियम चैनल ओपनर ओपन पोटाशियम एटीपीएस, इनहेल्स पोटाशियम इफ्लक्स, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, डिक्रीज कैल्शियम एंट्री, रिड्यूस इंटरसेलुलर कैल्शियम, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो जो पोटाशियम है वो हेल्प करता है हमारे रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स की, और जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो पोटाशियम जो है वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। उसकी वजह से जो ब्लड प्रॉपरली फ्लो करेगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटाशियम चैनल ओपनर। नेक्स्ट है ड्रग यूज, कौन कौन सी यूज होते हैं। निकोरेंडिल 5 to 10 mg टैबलेट और 2 mg की जो है वो वायल्स होती हैं। एडवर्स इफेक्ट है इसका फ्लशिंग, पाल्पिटेशन, वीकनेस, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन, ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। और ये है आपके नेक्स्ट जो है वो ऑइंटमेंट और ट्रांसडर्मल पैच भी हम यूज करते हैं जो एंजाइन है उसमें। तो इसमें जो है वो कौन कौन सी, मतलब जैसे कोई अप्लाई करनी है आपने तो क्या क्या आपको मतलब वो लेनी पड़ेगी, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंट क्या क्या आपको करना पड़ेगा। अगर आपने जैसे ऑइंटमेंट को अप्लाई किया है तो वहां पे आपने बार बार रबिंग नहीं करनी है ताकि ड्रग जो हो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए और हमारी ब्लड में चली जाए। अगर आप बार बार रबिंग करोगे तो उससे जो है वो ड्रग जो है वो प्रॉपरली हमारी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसम्यूकोजल टैबलेट। The nurse should place one tablet between lip and gum above incisor or between cheek and gum to promote slow dissolving and extended absorption. And sublingual tablets जो होती हैं उनको हम करते हैं place under the tongue। तो उसको टंग के अंदर रखेंगे ताकि जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। टंग के नीचे रखते हैं जैसे हम तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो सबलिंगुअल टैबलेट होती है। नेक्स्ट है स्प्रे। Do not shake when administering and hold vertically and spray under the tongue। एडवाइस डू नॉट स्वेलो इमीडिएटली। जो स्प्रे होगी उसको हम करेंगे, जो टंग होगी उसके नीचे स्प्रे करेंगे तो उसको हमने इमीडिएटली जो है वो स्वेलो नहीं करना है, मतलब उसको निगलना नहीं है, थोड़ा टाइम लेना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए प्रॉपरली और वो हमारी बॉडी में जाके अपना इफेक्ट शो कर दे। नेक्स्ट है sublingual tablet। In acute anginal attack, teach client to lie down and take anti tablet, nitroglycerin tablet as soon as possible. Up to 3 nitroglycerin tablet in every 5 minutes. If no relief, go for emergency service। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी को एंजाइना का अटैक आ गया तो हम क्या करें, तो जो आपने नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है वो देनी है आपने एक, पहले एक देनी है, उसके 5 मिनट बाद जो है वो दूसरी देनी है और 5 मिनट के बाद जो है वो 3 टैबलेट देनी है। उसके बाद भी अगर कोई इफेक्ट नहीं आता है तो फिर हमने जाना है एमरजेंसी हॉस्पिटल में और वहां पे जाके जो है वो डॉक्टर को चेक करवाना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो आई होप आपको
समझ आ गया होगा कि जो एंजाइना क्या है और एंटी एंजाइनल ड्रग कौन कौन सी हैं और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। थैंक यू।